So hello everyone, welcome back to our channel The Class Topper. My name is Pawan Jaunia and in this video we are going to revise electromagnetic wave or EM wave. Okay, so let's start. The first topic is behavior of charges in different condition. ठीक है हाँ, तो चार्ज का हम लोग देखेंगे। तो चार्ज रेस्ट पे रहता है तो इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, जो हम लास्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है हाँ, एंड व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड तब ये प्रोड्यूस करता है ईएम वेव। ठीक है हाँ, तो एक्सेलरेटेड रहेगा तो हमारे पास तीनों प्रोड्यूस करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव। और ईएम वेव के बारे में मेनली हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है हाँ, तो स्टार्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास चार्जिंग अप ए कैपेसिटर से हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है हाँ, तो जब कैपेसिटर का स्टडी किया था मैक्सवेल ने, तो बताया था कि जब बिटवीन द प्लेस देयर इज नो, मतलब सर्किट तो इनकम्प्लीट है यहाँ पे कि सिर्फ मीडियम है, तो कैसे मीडियम से मतलब सर्किट कंप्लीट हो रहा है, कैसे यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है पूरा, तो उसके बीच में। ठीक है हाँ, तो ये कैसे किया था, तो पहले उसने मतलब एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे वहाँ पे यहाँ पे एक अम्पेरियल लूप लिया था, यहाँ पर लिया था, तो यहाँ पे करंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, लेकिन यहाँ पे करंट कहाँ से आया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, क्योंकि जब उसने स्टडी किया था तो देखो अकॉर्डिंग टू द अम्पेरियल लूप वी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आई जीरो है। तो अगर थ्योरी के हिसाब से देखें तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं आना चाहिए, लेकिन बट मैक्सवेल फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था एंड गिव्स रीजन, और इसका रीजन उसने दिया डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है हाँ, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो फ्लो करता है और बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू आउट देयर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी होती है डायरेक्टली याद रखेंगे, दैट आई डी इज इक्वल टू, हम सिंपल में ऐसे सी डी वी बाई डी टी से। अब हम लोग सी को क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख सकते हैं, इसको एल लिखेंगे, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर डी वी बाई डी टी। ओके, एंड वी अपॉन ए एल हमारे पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नॉट ई डी वी बाई डी टी, सॉरी डी ई बाई डी टी हो जाएगा। और हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू एरिया, सॉरी एरिया छूट गया, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। ठीक है हाँ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे देख लेंगे कि यू इज इक्वल टू सी वी से इसको इंटीग्रेट करके आई आया, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जो कि होता है सी डी वी बाई डी टी पहला। दूसरा है हमारे पास इप्सिलॉन नॉट ए बाई एल डी वी बाई डी टी, उसके बाद इप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी, और फिर इप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ से आ गया। ठीक है हाँ, तो आई इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, सॉरी दिस इज आई नॉट, दिस इज एल होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू आई डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक, जो सर्किट में जो मतलब करंट बहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट कहेंगे, और जो प्लेट पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर में बहेगा उसको पैरेलल बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर बहेगा, उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे। फॉर्म्ड ओनली ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट एग्जिस्ट अंडर द स्टडी करंट। जैसे ही फुल्ली मतलब चार्ज फुल्ली सॉरी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, स्टडी स्टेट पे आ जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है हाँ, और ड्रिफ्ट करंट भी जीरो हो जाता है, क्योंकि चार्ज हम मतलब फुल्ली चार्ज होने के बाद कैपेसिटर भी है वजह ओपन वायर, तो वहाँ से कोई फ्लो नहीं होता है। फ्लोज बिटवीन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कैपेसिटर प्लेट, तो एरिया के क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है। अगर एरिया हाफ कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है हाँ, नेक्स्ट हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थे जो चारों ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस 4th इक्वेशन में थोड़ी सी हमारे पास मॉडिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, पहला है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, दैट इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाई इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये हमको पता है दैट इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। दूसरा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हैव नो बिगिनिंग और एंड नो मोनोपोल, दैट इज वी डॉट टी एस इज इक्वल टू जीरो हो जाता है हमारे पास। ठीक, ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म था। नेक्स्ट है हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग ई में पढ़े हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन था, दैट इज ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है हाँ, तो दैट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है हाँ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मिनट हाँ, नेक्स्ट हमारे पास एम्पीरियस मैक्सवेल लॉ, दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज होता है, लेकिन यहाँ पे आई इनक्लोज में आई ड्रिफ्ट और आई डिस्प्लेसमेंट दोनों रखेंगे। ठीक है हाँ, जहाँ पे आई ड्रिफ्ट हो जाएगा एंड आई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ई नॉट सॉरी इप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। इसका मतलब सब फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का। और सोर्स ऑफ ई एम वेव हमको डायरेक्टली याद रखना है, सोर्स ऑफ ई एम वेव, इसना एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है। पहला इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटिंग चार्ज। दूसरा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द nth ऑर्बिट, ट्रांजिशन जब करता है तो इमिशन ऑफ ए लाइट फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। ठीक है,
उसके बाद रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाई एटॉमिक वेट टारगेट एक्सरेज, ठीक है, एक्सरेज की वजह से भी आता है। और उसके बाद से आगे डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस इन रेडियो एक्टिविटी, जिसकी वजह से गामा रेज कहते हैं, तो वहाँ से भी प्रोड्यूस होता है कि हमारा EM वेव। नेक्स्ट है EM वेव इन एलसी आइसोलेशन, और ये हो गया हमारे पास सोर्स ऑफ EM वेव। तो हम लोग को डायरेक्टली ये बस पढ़ लेना है, याद रखना है। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ EM वेव, इट इज़ ए नॉन मैकेनिकल वेव, सो इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो मीडियम रिक्वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ EM वेव, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इसका क्यू नेट ऑफ EM वेव क्या हो जाएगा, चार्ज नेट 0 होता है, ठीक। दिस इज बिकॉज द वेव कंसिस्ट ऑफ ए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नॉट एक्चुअली मूविंग चार्ज, ठीक है। हाँ, ट्रांसवर्स वेव होता है इन नेचर, ट्रांसवर्स वेव एंड EM वेव दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। हाँ, अगर ये देखो यहाँ पे देख लो, अगर दिस इज मैग्नेटिक फील्ड तो ये हमारे पास इसके परपेंडिकुलर है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बट सेम फेज में होते हैं, ठीक है, बट इन द सेम फेज, ठीक है। हाँ, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट इन द सेम फेज, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास अगर EY दैट इज वही है, सेम फेज में है लेकिन परपेंडिकुलर है, कैसे है देखते हैं। तो जब हमारे पास EY, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास Y एक्सिस में है, कितना है E0 sin ओमेगा t। तो यहाँ पे Z एक्सिस में हो जाएगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना होगा V0 sin ओमेगा t। लेकिन देखिए sin ओमेगा t मतलब ये दोनों सेम फेज में थे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, बट क्या है परपेंडिकुलर Y और Z है। अब डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, किसका डायरेक्शन निकालना है, अगर हमको डायरेक्शन ऑफ वेव चाहिए तो E क्रॉस B कर देंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हम लोग क्या रखेंगे अपना 4 फिंगर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारेंगे तो हमको थंब क्या दे देगा, थंब हमको डायरेक्शन दे देगा, दैट इज ऑफ ए EM वेव की डायरेक्शन का, ठीक है। हाँ, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट E0 इज इक्वल टू V0 इंटू C, क्योंकि हम लोग QE इज इक्वल टू QVB को इक्वेट करके हम लोग पहले से इसको ड्राइव कर चुके हैं, डायरेक्ट V इज इक्वल टू E/V आता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से E0 इज इक्वल टू V0 इंटू C, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये E0 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो E0 इज इक्वल टू V0 इंटू C हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन के लिए ये छोड़ो, ये डायरेक्ट मैरिस्टा याद रखेंगे, दैट E क्रॉस B होगा, तो 4 फिंगर अपना रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउ और स्लैप करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम हमको बता देगा डायरेक्शन ऑफ ए वेव। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ ए वेव, और ये जितने भी फॉर्मूलास है हमको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, दैट इज स्पीड ऑफ EM वेव इन ए वैक्यूम देखेंगे तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/μ0 E0 दैट इज इक्वल्स टू μ0 ε0, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे μ0 क्या हो जाएगा, μ0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस एंड E0 इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, ठीक है। हाँ, तो 1/μ0 अंडर रूट μ0 ε0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻8। अगर μ0 की वैल्यू देखें तो 4 × 10⁻7 होती है, एंड E0 की वैल्यू ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है, ठीक है। हाँ, तो C इज इक्वल टू 1/अंडर रूट और μ0 ε0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ होती है, हमको पता है। स्पीड ऑफ EM वेव अगर मीडियम में देखें कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वही हो जाएगा, और दैट इज 1/अंडर रूट μm इंटू EM हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज, यहाँ से सिलेक्ट करो, तो यहाँ से हम लोग म्यूएम को लिख सकते हैं, म्यूएम को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज μr इंटू μ0, एंड यहाँ से हम लोग इप्सिलॉन मीडियम को लिख सकते हैं यहाँ से ε0 इंटू, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ से अगर निकालें तो यहाँ से देखो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/, यहाँ पे देखो C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/μ0 इंटू ε0 का अंडर रूट, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा C और नीचे हो जाएगा दैट इज इक्वल टू μr इंटू ER, ठीक है। हाँ, म्यू इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो जाएगा एंड E इज द हमारे पास इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग B को C/μ लिखें तो अगर ये C/μ कब सब लिख सकते हैं, जब ये म्यू हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तब डायरेक्ट म्यू लिख देंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला म्यू है, दिस इज नॉट अ परमिएबिलिटी, ठीक है। हाँ, अगर परमिएबिलिटी हो जाएगा तो हम लोग C/अंडर रूट μr इंटू ER लिखते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये दो चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जैसे ग्राफ में मतलब इक्वेशन दे देगा, उसमें ओमेगा की वैल्यू होती है कितना 2π/t, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 2πf, ठीक है। हाँ, और k की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2π/λ, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू 2πv/c, क्योंकि हम लोग लेमडा को लिख सकते हैं v/c, ठीक है। हाँ, C/v, तो ये दोनों हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसमें इक्वेशन दे देगा और इक्वेशन में से वैल्यू पूछ लेगा कि वेवलेंथ कितना होगा, या फिर टाइम पीरियड कितना होगा, या फिर कितना होगा फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली निकालेंगे, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास ओमेगा होती है, उसकी वैल्यू होती है 2π/t, जिसे हम लोग 2πf लिख सकते हैं, और एंगुलर वेव नंबर जिसे k से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2π/λ, ठीक है। हाँ, k इज इक्वल टू 2π/λ, k इज इक्वल टू 2π/λ, ठीक है। हाँ, और लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं C/v, ठीक है। हाँ, यहाँ पे म्यू C/μ लिख सकते हैं, म्यू की वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ EM वेव, स्पीड ऑफ EM वेव को हम लोग कैसे डोनेट करेंगे, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, दैट एक फॉर्मूला होता है, ये होता है दैट इज C इज इक्वल टू हमारे पास 1/, क्या था
म्यू एम सॉरी 1/μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, दूसरा हमारे पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू लेमडा इंटू म्यू, दैट इज हम लोग जिसे लेमडा अपॉन टी लिख सकते हैं, ऐसे ओमेगा बाई के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये म्यू है जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी से करते हैं, तो लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लेमडा बाई टी हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखेंगे दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी है इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम लोग वैक्यूम में देखेंगे इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ठीक है। हाँ, ओमेगा बाई के, ठीक। हाँ, नेक्स्ट अगर मीडियम चेंज हुआ तो क्या कॉमन रहेगा, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होता है, तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जहाँ पे C1 इज इक्वल टू लेमडा 1 इंटू म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी के बारे में देखेंगे, तो EM वेव की एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो EM वेव एनर्जी ऑफ ए EM वेव अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव प्लस एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक वेव, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हो जाएगी, तो ये कितनी होती है दैट इज इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा V0 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। हाँ, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जब ये दोनों को ऐड करेंगे, जहाँ पे देखेंगे अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, क्योंकि ये दोनों इक्वल एनर्जी शेयर करते हैं, ठीक है। हाँ, तो याद रखेंगे EM वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी इक्वल होती है, तो हम दोनों, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्चुअली में 2UE इज इक्वल टू 2UM, ठीक है। हाँ, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा इनके मतलब एनर्जी का, तो इसको हम लोग ऐड करने से डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज कितना हो जाएगा, हाफ का इंटू 2 करेंगे तो या तो हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा V0 स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। हाँ, तो दिस इज द एक्चुअल में एनर्जी ऑफ ए EM वेव, कितना हो गया हमारे पास, दैट इज इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, ठीक है। हाँ, अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट हाफ इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू E0 स्क्वायर हो जाएगा एंड V0 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हम अभी लिखे हैं, कितना हो जाता है, हाफ इंटू इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ठीक है, और इसका एवरेज निकालेंगे तो हाफ टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मैग्नेटिक सेम एज V0 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होता है, एवरेज निकालेंगे तो V0 स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास EM वेव, ठीक है। हाँ, तो ये भी EM वेव का हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव पढ़ेंगे। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम कंपोजेस ऑल टाइप ऑफ EM रेडिएशन फ्रॉम द गामा रेज टू द रेडियो वेव, गड्डी SUV इन द माई रेंज, डायरेक्ट याद रखेंगे, तो गड्डी SUV इन माई रेंज, तो सबसे पहले गड्डी SUV इन माई रेंज, SUV XUV होता है इन माई रेंज, ठीक है। हाँ, गड्डी से हो जाएगा हमारे पास गामा, एक्स हो जाएगा एक्सरे, यू से हो जाएगा अल्ट्रावायलेट, वी से हो जाएगा विजिबल, जिसमें आते हैं हमारे विबग्योर, आई से आ जाएगा इंफ्रारेड, एम से हो जाएगा माइक्रोवेव, आर से हो जाएगा हमारे पास रेडियो वेव, ठीक है। हाँ, अब बात करें हम कि एनर्जी लेवल की, ठीक, तो सबसे पहले एनर्जी के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो हमारे पास एनर्जी होता है दैट इज SC अपॉन लेमडा, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, HF लिखते हैं, ठीक है। ये N इक्वल्स टू 1 जब हम पुट किए तब एनर्जी की वैल्यू आती है, ठीक है। और HC की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻25 अगर जूल में है तो, और जब हम लोग लेमडा को मीटर में रखेंगे, लेकिन हम अगर लेमडा को नैनोमीटर में रखें, सॉरी एंगस्ट्रॉम में रखें, ठीक। हाँ, एंगस्ट्रॉम में रखें तब वैल्यू आ जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि होती है 12400 वोल्ट, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, तो एनर्जी देखो रेडियो वेव की हो जाएगी 10⁻, कितना दिया एनर्जी यहाँ पे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एक्सरे, ठीक है। इधर देखो एनर्जी डाउन होती है, ठीक। तो अगर हम लोग जाएँ दैट इज गड्डी SUV इन माई रेंज से, तो नीचे जैसे ही जाएंगे मतलब इधर जाते हैं तो इधर क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो एनर्जी भी डाउन होगी, ठीक है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास और दैट इज टू गामा रे की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे कम हो जाएगी हमारे पास रेडियो वेव की, ठीक। हाँ, तो एनर्जी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और लेमडा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नीचे आएंगे तो लो एनर्जी, ऊपर आएगा सबसे हाई एनर्जी, जैसे यहाँ पे देखें गामा रेज का 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 में रहता है, यहाँ पे एक्सरे की 10⁻6, 10⁻3 में अल्ट्रावायलेट का हो जाएगा 100 to 10 to 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विजिबल का रहता है 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, इंफ्रारेड हो जाएगा 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइक्रोवेव का 1 माइक्रो, एंड इसका हो जाएगा कितना 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास इंटेंसिटी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिप्रेजेंट द पावर पर यूनिट एरिया कैरिड बाय द वेव, ठीक है। हाँ, तो पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू एनर्जी पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया पर टाइम, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। तो इंटेंसिटी को हम लोग दिखाते हैं दैट इज एनर्जी पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया पर टाइम, ठीक है। हाँ, तो इसको E/AT भी लिख सकते हैं, ठीक। एवरेज एनर्जी की बात करें तो एवरेज एनर्जी कितनी होती है, तो एवरेज एनर्जी हमारे पास होती है
एवरेज इंटेंसिटी कितनी होती है, सॉरी, हाफ इंटू इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा, हाफ इंटू वी इंटू ई अपॉन म्यू नॉट, सॉरी ये कन्फ्यूजन हो गई थोड़ी सी। देखो ये डायरेक्ट याद रखेंगे, दैट हाफ इंटू इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट इज ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू हमारे पास सी हो गया है, दैट इज स्पीड ऑफ ए लाइट। ठीक है, हाँ, इसको अगर हम लोग लिखें तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ई स्क्वायर है तो इसको ई इंटू सी अलग अलग कर दें तो हमारे पास वी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास वी नॉट होता है, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू सी। ठीक है, हाँ, ई नॉट इंटू सी। ठीक है, हम तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज हाफ इंटू वी नॉट ई नॉट अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, हाँ, जहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो अगर सरफेस कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, मतलब जैसे आया यहाँ से वैसे ही चला गया ऊपर, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम 2p हो जाएगा। एंड चेंज इन मोमेंटम को हम लोग याद रखेंगे, p इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, हाँ, डायरेक्टली याद रखेंगे, सॉरी एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रियंका चोपड़ा याद रखेंगे, तो प्रियंका चोपड़ा मतलब p इज द मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास E/c। लेकिन ए के लिए अगर चेंज इन मोमेंटम हुआ तो यहाँ पे नेट मोमेंटम 2p आ जाता है, तो यहाँ पे 2E/c हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज फोर्स हमारा चेंज इन मोमेंटम पर टाइम होता है, पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे 2E/c इंटू टी आ जाएगा, 2E/c इंटू टी नीचे। ठीक है, हाँ, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो 2E/c इंटू AT लिख सकते हैं, जहाँ पे E अपॉन AT हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा, तो 2I/c हो जाएगा। ठीक है, I इज द इंटेंसिटी, E इज द एनर्जी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अगर कंप्लीटली अब्जॉर्बिंग है तो ये यहाँ पे ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, नीचे ही अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू P। फाइनल पे चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा, तो P हमारे पास E/c होता है, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, E/c टी हो जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा दैट इज E अपॉन सी इंटू AT हो जाएगा, तो E अपॉन AT को हम लिख सकते हैं आई, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू मोमेंटम इज इक्वल्स टू I/c। ठीक है, हाँ, म्यू आर क्या होता है, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, तो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज म्यू एम को हम लोग लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक है, हाँ, और यहाँ से हो जाएगा इप्सिलॉन दैट इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या हो जाता है, EM अपॉन E नॉट होता है। ठीक है, हाँ, जो कि हम लोग डायरेक्टली कांस्टेंट होता है, क्योंकि ER को हम लोग K से डिनोट करते हैं, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग मेन फार्मूला एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो मेन फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे, तो फोर्स और रेडिएशन प्रेशर, पहले इंटेंसिटी क्या होता है, दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल्स टू E अपॉन AT होता है। ठीक है, हाँ, चेंज इन मोमेंटम अगर कंप्लीटली पहले हम लोग रिफ्लेक्टिंग पढ़ेंगे, तो रिफ्लेक्टिंग में चेंज इन मोमेंट 2p हो जाता है, जहाँ पे p की वैल्यू होती है E/c, तो 2E/c हो जाएगा। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हमारे पास चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम आ जाएगा, तो 2E/c डिवाइडेड बाई t हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो 2E/c अपॉन टी था, उसमें ए से डिवाइड कर देंगे, तो E अपॉन AT को हम लोग आई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मोमेंटम को सॉरी प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, 2I/c लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे p प्रेशर है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास अगर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम P के बराबर होगा, जो E/c लिख देंगे। इसके बाद फोर्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो E अपॉन C अपॉन T हो जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद से अगर हम लोग बात करें प्रेशर का, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो E अपॉन C इंटू AT हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जहाँ पे E अपॉन AT को लिख सकते हैं आई, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू I/c। ठीक है, हाँ, इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग होता है प्रेशर I/c होगा, और रिफ्लेक्टिंग होगा 2I/c हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे नीचे है एक पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्टली डायरेक्शन इसका पैरेलल टू द वेव होगा एंड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वही हो गया सेम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मतलब परपेंडिकुलर हो गया तो पैरेलल टू द वेव हो जाएगा, तो इसे हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर करते हैं। मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी ऑफ EM वेव के बराबर होता है। पॉइंटिंग वेक्टर को अगर निकालना हो तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 2 म्यू नॉट इज द हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर आ जाएगा, जिसे एस से डिनोट किया है। ठीक है, एस वेक्टर से। ठीक है, तो E क्रॉस V अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ रेडिएशन, उसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज को पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी में वही हो जाएगा, गड्डी XUV इन माई रेंज। ठीक है, हाँ, इन माई रेंज, गड्डी इस XUV इन माई रेंज, इसमें एक और ऐड कर दिया नियर इंफ्रारेड। ठीक है, हाँ, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी गामा XUV इन माई रेंज। ठीक है, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होती है, तो वेवलेंथ सबसे पहले, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, हाँ, ओके, हाँ, तो आते हैं हम लोग क्या बोलते हैं वेवलेंथ पे। वेवलेंथ कितना होता है, तो वेवलेंथ ऐसे याद करेंगे, दैट इज़ 1 और 3 8 11 14, 1 3 8 11 14। ठीक है, हाँ, कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 10 टू द पावर -3, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे 10 टू द पावर -8, फिर 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -14। ठीक है, हाँ, ऐसे याद करते हैं। इसको अगर हम लोग अपने तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो अपने तरीके से लिखते हैं इसको, सॉरी, गामा, सबसे पहले हम लोग नीचे से लिखते हैं, तो गामा XUV इन माई रेंज। ठीक है, हाँ, गामा XUV इन माई रेंज। ठीक है, हाँ,
तो ऊपर जाएंगे तो हमारी एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो वेवलेंथ हमारे पास बढ़ेगा। तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 1, दैट इज इक्वल्स टू ये होता है 1 से 10⁻⁻⁴ तक, ठीक है। हाँ, 10⁻⁴ तक मीटर में होता है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये होता है 10⁻⁻3। उसके बाद नीचे 10⁻⁸, फिर 10⁻11 एंड 10⁻14, ठीक है। हाँ, ये डायरेक्टली याद रखेंगे। ये 10⁻14 से 10⁻11 होता है, 10⁻11 से 10⁻8, ये 10⁻8 से कितना होता है, दैट इज 400 नैनोमीटर होता है, ठीक है। हाँ, तो ये विजिबल हमारे पास डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे। दैट इज 400 नैनोमीटर से लेके कहाँ तक होता है, 700 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद इंफ्रारेड आ जाएगा 700 टू 10⁻3। उसके बाद से आ जाएगा ये 10⁻3 मीटर से कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1 मीटर होता है। एंड रेडियो वेव सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ 1 मीटर से 10⁻4 मीटर, ठीक है। हाँ, तो ये डायरेक्टली याद रखेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली मतलब हमारी स्टार है, डायरेक्ट ऐसे याद हो जाएगा जल्दी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है इसका यूजेस की बात करें, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल और यूवी और एक्सरे और गामा रेज में, ठीक है। हाँ, तो इसके यूजेस मेनली पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा। तो यूजेस देखेंगे, रेडियो वेव का कहाँ पे होगा, दैट इज इक्वल्स टू FM में होता है, दैट इज AM, TV, सेलुलर नेटवर्क में होगा। माइक्रोवेव का रडार, नेविगेटिंग रडार में हो जाएगा। मेजरिंग स्पीड ऑफ ए बॉल, माइक्रोवेव, ओवन, रेजोनेंस ऑफ S2 में हो जाएगा। फिर और उसके बाद से इंफ्रारेड का रिमोट्स में हो जाता है, हाई-फाई सिस्टम में हो जाता है। विजुअल का हम लोग पता है टू सी द ऑब्जेक्ट। यूवी का हो जाएगा लेजिक, लेजर सैनिटाइजेशन में यूवी रेज हमारे पास यूज होती है। एक्सरे का हम लोग डायग्नोस्टिक में यूज़ करते हैं, रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। गामा रेज का रेडियोथेरेपी लेवल, हाई लेवल सैनिटाइजेशन में, ठीक है। रेडियोथेरेपी और हाई लेवल सैनिटाइजेशन में गामा रेज यूज होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सब यूजेस है जहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया और तो EM वेव से हम लोग डन हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो EM वेव फाइनली हो गया ख़त्म और नेक्स्ट हमारा है हमारे पास EM वेव डन, ठीक है। हाँ, EM वेव डन। थैंक यू।